Good evening everyone. Today we'll learn ideal transformer. So this is our ideal transformer. This is its circuit. Here this is primary side and here it is secondary side. Number of turns on primary winding are represented by NP. Number of turns on secondary side are represented by NS. This primary side is connected to source and the secondary side is providing supply to a resistive load. Now here this is the flux flowing in the core which is connecting both the circuits. Okay, this dotted line here, this is representing our main flux. This is important that Vs by Vp जो होता है हमारा means voltage on secondary side upon voltage on primary side equals to number of turns on secondary side divided by number of turns on primary side. उससे हमने ये डिराइव किया कि Vs जो यहाँ वोल्टेज होगा वो Vp की टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं, Ns by Np इंटू Vp. अब यहाँ पर हमारा जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम अज्यूम करके चलते हैं. जैसे कि ये आइडियल है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं हम. वो क्या अज्यूम कर रहे हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज हम अज्यूम करके चलते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि परमिएबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इनफाइनाइट. ये इसके जो परमिएबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, मतलब वो उसको फ्लक्स को फ्लो करने में कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसके थ्रू अच्छे से रिलक्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, उसके थ्रू प्रॉपर कितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो कर सकता है एंड सेकेंडली उसमें सैचुरेशन नहीं आएगा. ओके, सो परमिएबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इनफाइनाइट मीन्स इसमें सैचुरेशन नहीं होगा कोर का. सेकेंड, आयरन लॉस जीरो. आयरन लॉस जो हमने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स, हिस्टेरिसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. So we are assuming that in ideal transformer we don't have hysteresis loss and eddy current losses. Third is resistance of the winding is zero. ये जो हमारी वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर में, हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, एलबी की वाइंडिंग हो रही है, एचवी की वाइंडिंग हो रही है, तो ये वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा. पर हम आइडियल केस में अज्यूम करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज जीरो. ओके. सेकेंडली, मैग्नेटाइजिंग कर्व इज लीनियर. ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कर्व होता है, जो कि एक्चुअली हमने देखा था एक लीफ के शेप का होता है, मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, और ऐसा होता है. इसमें कुछ रिटेंटिविटी आती है, कुछ कोर्सिविटी आती है. बट हम आइडियल केस में ये केस नहीं लेंगे. आइडियल केस में, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में हम ये अज्यूम करेंगे दैट बी एंड एच आर लीनियर. फिफ्थ पॉइंट है नो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स. अब ये लीकेज फ्लक्स क्या होता है वो देख लेते हैं. अब ये एक तो हमारा मेन फ्लक्स है फाई, जो दोनों कॉइल्स को लिंक कर रहे हैं, राइट. अब एक लीकेज फ्लक्स होता है, सपोज ये ऐसा, इस डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये दोनों वाइंडिंग्स का लीकेज फ्लक्स है. तो ये वो फ्लक्स है, सपोज इसको मैंने फाई सिग्मा 1 से डिनोट किया, और इस वाले फ्लक्स को जो इस वाइंडिंग का है इसको फाई सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट किया. ओके, सो फाई सिग्मा 1 एंड फाई सिग्मा 2 दीज आर द लीकेज फ्लक्सेस. ये ऐसे फ्लक्सेस है जो कि दूसरे कॉइल तक नहीं जा रहे हैं, वो उधर ही लीक हो जा रहे हैं, वो सिर्फ उसके खुद से ही लिंक हो रहा है. ठीक है, जैसे प्राइमरी का फाई सिग्मा 1 जो लीकेज फ्लक्स है वो सेकेंडरी के सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच रहा है. सेकेंडरी वाइंडिंग तक कौन सा पहुंच रहा है, सिर्फ फाई. सिमिलरली जो इसका एक सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा सेकेंडरी वाइंडिंग का, जिसको नाम दिया मैंने फाई सिग्मा 2, वो प्राइमरी वाइंडिंग के फ्लक्स से लिंक नहीं हो रहा है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से वो लिंक नहीं हो रहा है. जैसे हमारा मैग्नेटिक सर्किट है, मेन फ्लक्स जो फाई है वो तो दोनों वाइंडिंग्स को लिंक कर रहा है, पर फाई सिग्मा 1 फर्स्ट वाइंडिंग के थ्रू हो रहा है और वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं हो रहा. सिमिलरली फाई सिग्मा 2 जो फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स बाय सेकेंडरी वाइंडिंग, वो
प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड लीकेज फ्लक्सेस। सो हम आइडियल केस में क्या अज्यूम कर रहे हैं कि फाई सिग्मा 1 एंड फाई सिग्मा 2 आर जीरो, मीन्स लीकेज फ्लक्सेस जो है इंडिविजुअल वाइंडिंग के, जो कि मैग्नेटिक सर्किट में पार्ट नहीं ले रहे हैं हमारे, दे आर कंसिडर्ड एज जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ये रेशियो होता है वोल्टेज का, ओके। देन ये हमने मैग्नेटिक सर्किट दिखाया है इधर, ठीक है। ये फ्लक्स मेन फ्लक्स है जो दोनों कॉइल में लिंक कर रहा है, फाई सिग्मा 1 फाई सिग्मा 2 इंडिविजुअल वाइंडिंग के फ्लक्सेस है जो खुद से ही लिंक्ड है, दूसरी कॉइल से लिंक नहीं है, ओके। ये पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा परमेबिलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मर शुड बी इनफाइनाइट, आयरन लॉस जीरो, वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है दैट इज जीरो, देन मैग्नेटाइजिंग कर्व इज लीनियर, एंड फिफ्थ नो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स, फाई सिग्मा 1 एंड फाई सिग्मा 2 आर जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, so here we will see current in ideal transformer. We know that V2 by V1 is equals to N2 by N1. अगर आपको इस चीज का डेरिवेशन चाहिए, okay, I'll upload this derivation in my shorts. So please have a look at that. So you will get it. So V2 by V1 equals to N2 by N1 होता है, इसका डेरिवेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी शॉर्ट्स में। I1 by I2 is equals to N1 by N2, इसका रिवर्स, ओके। जहाँ पे 1 हम प्राइमरी साइड को कंसीडर कर रहे हैं एंड सेकेंड जो है सेकेंड सफिक्स 2 नंबर सफिक्स वो हम सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 प्राइमरी को और 2 फिर सेकेंडरी को। सो V2 by V1 is N2 by N1, I1 by I2 is equals to N1 by N2। अब अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, I1 I2 का कॉन्जुगेट लिया, दैट इज इक्वल्स टू N1 by N2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो नंबर का कॉन्जुगेट वो नंबर ही होता है, दैट इज N1 by N2 ही आया उसका। लेटर ऑन व्हाट वी डिड, हमने ये कॉन्जुगेट को, मतलब ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड इक्वेशन मान लो और ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ठीक है। इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट विल गेट V2 इंटू I2 स्टार अपॉन V1 इंटू I1 स्टार इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक बार मैं दिखाती हूँ। हमारे पास V2 by V1 है N2 by N1, I2 स्टार by I1 स्टार इक्वल्स टू N1 by N2, ठीक है। सो V2 by V1 इंटू I2 स्टार by I1 स्टार, दिस इज इक्वल्स टू N2 by N1 इंटू N1 by ये वाला N1 by N2, N1 by N2। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, N1 से N1 कैंसिल, N2 से N2 कैंसिल, और इसमें क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि V2 I2 स्टार इक्वल्स टू V1 I1 स्टार। अब V2 I2 स्टार ये क्या है? I2 कॉन्जुगेट ये क्या है? apparent power, ठीक है। सो दिस मीन्स सेकेंडरी apparent power इज इक्वल्स टू प्राइमरीज apparent power, ओके। अब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती है, ठीक है। रियल पावर P प्लस रिएक्टिव पावर Q, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम S को, S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ। सो P2 इज इक्वल्स टू P2 प्लस JQ2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस JQ1, ओके। सो हम इससे क्या डिराइव कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? P1 इज इक्वल्स टू P2 एंड Q1 इज इक्वल्स टू Q2, मीन्स दोनों साइड में रियल पावर और रिएक्टिव पावर सेम है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स में, ओके। ओके, सो आप लोगों को अगर डॉट कन्वेंशन समझने में कोई प्रॉब्लम आता है तो आई विल गिव यू सम नोट्स ऑन शॉर्ट, ओके। आई विल पुट सम नोट्स ऑन इट रिगार्डिंग
डॉट कन्वेंशन। सो दो चीज़ें शॉर्ट्स में दूंगी मैं, एक तो डॉट कन्वेंशन दूंगी और दूसरा कौन सा दूंगी, अभी बोला था अभी, हाँ, वोल्टेज का रेशो V2/V1 इक्वल्स टू N2/N1 एंड I इज इक्वल्स टू उसका रिवर्स जो करंट का टर्न रेशो आ रहा है उसका क्या डेरिवेशन है वो मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो दिस इज आर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दिस इज प्राइमरी साइड, दिस इज सेकेंडरी साइड। हमें निकालना है इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स हम इम्पिडेंस को एक पर्टिकुलर साइड में लेकर के जाएंगे। सपोज हमारे पास ये इम्पिडेंस है, ये कुछ, इसको हमें प्राइमरी साइड पे सपोज शिफ्ट करना है, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस इन प्राइमरी निकालना है। सो हमें दिया हुआ है कि NP/NS इज इक्वल्स टू A:1, ठीक है। वी नो दैट ZL जो यहाँ पर लोड साइड में इम्पिडेंस होगा दैट इज इक्वल्स टू VS/IS, राइट। Similarly, what will be ZP? ZP will be VP upon IP, right? So VP is equals to, VP क्या होता है? We know that VS/VP is equals to NP/NS दिया हुआ है, अच्छा NP/NS दिया हुआ मतलब 1/A, ठीक है। So VP is equals to ओके, हम NS/NP के फॉर्म में लिखते हैं, बाद में A में कन्वर्ट कर लेंगे। सो VS/VP इज इक्वल्स टू NS/NP, राइट। NS/NP एंड NS/NP, NP/NS A:1 है तो NS/NP विल बी 1/A, ओके। सो VP हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, VP इज इक्वल्स टू, VP आ जाएगा हमारे पास NP/NS इंटू VS, NP/NS इंटू VS डिवाइडेड बाय IP। IP क्या होगा बच्चा हमारे पास, NS/NP इंटू IS। सो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास NP/NS होल स्क्वायर इंटू IS/VS, तो हमारे पास ZL है इंटू ZL, ठीक है। सो अगर हम इसको इधर रेफर करेंगे, इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इस साइड पर इस ZL इम्पिडेंस को क्या लिखना पड़ेगा, NP/NS होल स्क्वायर इंटू ZL। सिमिलरली अगर हमें सेकेंडरी साइड पे शिफ्ट करना हो तो Z प्राइमरी होगा VP/IP, और इक्विवेलेंट इम्पिडेंस ऑन सेकेंडरी साइड फाइंड आउट करना है, ऑन सेकेंडरी साइड। सो क्या होगा, जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है दैट इज इक्वल्स टू VS/IS, VS इज इक्वल्स टू NS/NP इंटू VP डिवाइडेड बाय IS इज इक्वल्स टू NP/NS इंटू IP, राइट। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, NS/NP होल स्क्वायर इंटू Z प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो। सो हम इससे क्या हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें प्राइमरी से सेकेंडरी जाना है, ये हमारा सोर्स है सपोज और ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो जो हमारा डेस्टिनेशन होगा या फिर फाइनल पॉइंट समझ लो, यहाँ से सोर्स और यहाँ से फाइनल पॉइंट, ठीक है। सो ये फाइनल पॉइंट अपॉन S का सोर्स इनटू जो हमारी क्वांटिटी है वो जो भी फाइंड करना है, सपोज इम्पिडेंस फाइंड करना है तो ये ZP, ठीक है, इसका। सिमिलरली अगर हमें सेकेंडरी से प्राइमरी आना है, सो सेकेंडरी इज आवर सोर्स एंड प्राइमरी इज आवर फाइनल पॉइंट, राइट। सो फाइनल पॉइंट इधर क्या हो जाएगा, P प्राइमरी का। सो यहाँ पर भी वही यूज होगा कि जो डेस्टिनेशन है वो उसका नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन जो सोर्स है उसका नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, उसका होल स्क्वायर इंटू ZS, ठीक है।
जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर प्राइमरी सेकेंडरी की तरफ जा रहा है तो प्राइमरी हमारा सोर्स है, सेकेंडरी हमारा फाइनल पॉइंट है। सो फाइनल वाली जो कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन जो सोर्स की नंबर ऑफ टर्न, सोर्स का कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, ठीक है, उसका स्क्वायर इनटू जो हमारा इनिशियली इम्पिडेंस था वो, ठीक है। इससे आ जाएगा दोनों ही केसेस में। अगर हमें सेकेंडरी को, अगर हमें प्राइमरी पे जाना है तो डेस्टिनेशन सेकेंडरी कॉइल, डेस्टिनेशन प्राइमरी कॉइल, और अगर हमें सेकेंडरी पर सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सेकेंडरी विल बी अवर फाइनल पॉइंट, और उसका कॉइल्स, उसका जो नंबर ऑफ कॉइल्स है वो यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट किया है। ओके, okay, so this is our practical transformer. Now we are starting practical transformer. प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम परमेबिलिटी ऑफ द कोर इज फाइनाइट। जो हमारा कोर था जिसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स हम दोनों सर्किट में लिंक करवा रहे थे, उस कोर की परमेबिलिटी फाइनाइट है। सेकेंड थिंग, मैग्नेटाइजेशन करंट भी यहाँ रोल प्ले करेगा। मैग्नेटाइजेशन करंट वो करंट है जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन करंट। अभी हमारी इंड्यूस ईएमएफ आता है यहाँ पे। इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन होती है 4.44 एफ एन फाई एम, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हमारा दैट इज इक्वल्स टू 4.44 एफ एन फाई एम, वेयर ई, this E is the RMS value of induced EMF. Phi m is the maximum value of flux. F is a frequency and N is the number of turns. अब जो हमारा phi m है हम इसको Bm into An भी लिख सकते हैं। Bm है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एंड An है हमारा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो अगर इसमें इस इक्वेशन को पुट कर देते हैं तो E इज इक्वल्स टू 4.44 एफ एन, फाई एम की जगह Bm इंटू An। सो ये इक्वेशन हमारी फ्लक्स डेंसिटी की टर्म्स में आ गई, ये इक्वेशन हमारी फ्लक्स की टर्म्स में है। ऑलराइट, अब ये जो An है, An दिस इज नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो आवर नेट क्रॉस सेक्शन एरिया An, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टैकिंग फैक्टर into gross cross section area, CSA means cross section area। उस टर्म्स में लिखे तो हमारी इक्वेशन ये होगी और ये, ठीक है। दिस इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब हम अगर इंडिविजुअली बात करें, ई प्राइमरी की साइड में इंड्यूस्ड वोल्टेज अगर हमें निकालना हो तो इसमें क्या फैक्टर चेंज होगा? सिर्फ ये चेंज होगा, N। सो EP विल बी 4.44 एफ एन पी इंटू फाई एम। सिमिलरली सेकेंडरी साइड का हमें अगर इंड्यूस्ड EMF निकालना है तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू चेंज होगी। सो दैट विल बी 4.44 एफ एन एस इंटू फाई एम।
अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर हम ES बाई EP करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4.44 F 5M कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ NS अपॉन NP। ओके, सो इंड्यूस्ड EMF का हमारा रेशियो क्या आ गया, NS बाय NP। आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। अब इसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं हम। जो हमारा अगर BM के टर्म्स में हमने इक्वेशन निकाली, E इज इक्वल्स टू 4.44 F N 5M की जगह BM इंटू AN, ये हमारे दोनों इक्वेशंस हैं। सो अगर हम अब देखो, अब एक पर्टिकुलर साइड पे n कांस्टेंट है, AN कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं कि E बाय F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BM, कह सकते हैं। सिमिलरली हम किसी का कांस्टेंट रख सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन किससे वेरी कर रहा है। अगर हम E बाय F सपोज E बाय F का रेशो कांस्टेंट रखते हैं, मतलब E और F दोनों को सेम मात्रा में बढ़ाते हैं, इंड्यूस्ड EMF को और फ्रीक्वेंसी को सेम मात्रा में अगर हमने चेंज किया तो हमारा BM क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हमने एक फंक्शन को वेरी करवाया और एक को कांस्टेंट रखा तो BM क्या आएगा, अगर दोनों को सेम अमाउंट में इंक्रीज कराया तो BM क्या कैसा रहेगा, अगर एक को कुछ मात्रा में 75% इंक्रीज किया और एक को 25% से डिक्रीज किया तो BM में क्या चेंजेस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत जगह पूछे गए हैं। सो दिस रिलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये हमें रिलेशन निकालता आना चाहिए कि अगर ये चीज़ें कांस्टेंट दी है तो हमें ये आ गया। हो सकता है BM, हाँ वो हो सकता है हमें phi-m और EM में रिलेशन पूछे, हो सकता है phi-m और F में रिलेशन पूछे। अगर हमें दे दिया इसने कि ये और ये तो कांस्टेंट है तो phi-m भी कैसे वेरी कर रहा है, E बाय F से, राइट। सो दिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड जनरली। ओके, सो हम अभी देखेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड। मीन्स हमारा ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, ये कोर है हमारी ट्रांसफॉर्मर की। और यहाँ पर कोई हमने लोड नहीं लगाया है, ठीक है। सो दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड और हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं उसको प्राइमरी साइड से, ठीक है। ओके, सो ये हमारा आउटपुट नहीं लगा हुआ है, नो लोड पर है और हम सप्लाई दे रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या होगा, लेट्स सी। जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वो दो टाइप की करंट ड्रॉ करेगा, एक मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा और एक कोर लॉस ड्रॉ करेगा। क्यों, ये हम इसको इससे सप्लाई कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी फ्लक्स डेवलप हो रहा था वो किसके कारण हो रहा था, इस मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण हो रहा है, ठीक है। और सेकेंडली जो कोर लॉसेस हो रहे हैं IW, वो IW कॉम्पोनेंट कोर लॉसेस कर रहेगा। अब कैसा हो रहा है, जैसे अगर इसमें कोई लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो कोर में लॉसेस हो रहे हैं और लोड तो कुछ ड्रॉप कर ही नहीं रहा है आउटपुट साइड पर, तो ये जो लॉसेस है वो कौन बियर करेगा, ये जो लॉसेस है वो तो सोर्स से बियर करेगा ना। सो ये केस हो रहा है इसमें। सो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो IMU से रिप्रेजेंट किया है, वो ये फ्लक्स डेवलप करवा रहा है हमारे पूरे कोर में। और जो कोर लॉस IW कंपोनेंट है वो इसमें जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवा रहा है IW। ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नो लोड कंपोनेंट है जिसको अगर हमने I0 से रिप्रेजेंट किया तो उसके दो कंपोनेंट्स है, एक है हमारा IMU दैट इज मैग्नेटाइजिंग करंट और दूसरा कंपोनेंट है हमारा IW, ठीक है।
आई म्यू कर रहा है मैग्नेटाइज करवा रहा है, मैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस करवा रहा है, और ये कंपोनेंट जो है वो कोर लॉस कंपोनेंट है ये, ठीक है। इसके कारण कोर लॉसेस हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, या फिर ये कोर लॉसेस को सब कोर लॉसेस बेयर कर रहा है, ओके। तो इसकी ये दो कंपोनेंट्स हैं। अब हमें ये एक रिलेशन सिखाया था लेंज ने क्या सिखाया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, अगर हमें यहाँ पर सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, कोई पोलैरिटी नहीं दी हुई है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि E इज माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ओके। आई होप ये आज तक क्लियर है। नो लोड कंपोनेंट के दो कंपोनेंट्स हैं नो लोड करंट के। अब हम फेजर देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, आई नॉट इधर, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू, ठीक। अगर हम इसके फेजर बनाएं तो कैसा बनेगा, लेट्स सी। यहां इस डायरेक्शन में हमारा सपोज फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स को हमने अगर इधर कंसिडर किया, इसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है आई एम, राइट, जो कि फ्लक्स को प्रोवाइड कर फ्लक्स मींस फ्लक्स को कॉम्पनसेट कर रहा है, या फिर इसके कारण ये कंपोनेंट है, राइट, आई एम के कारण फ्लक्स आ रहा है। उसके बाद में अगर हमने देखा कि फ्लक्स फाई को हमारा ईएमएफ जो है वो माइनस एन डी फाई बाई डी टी है, राइट। सो माइनस एन डी फाई बाई डी टी मतलब नेगेटिव में, और माइनस, तो ये हमारा E है, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है। E1 है और ये माइनस E1 जस्ट रिवर्स। अब ये जो है इसके कंपोनेंट जो हमारा IW होता है, IW, ठीक है, ये होता है कोर लॉस को प्रोवाइड करवा रहा है, और कोर लॉस जो है वो रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है। तो हमें मालूम है रेजिस्टिव करंट वोल्टेज के फेज में होता है, सो दिस इज अवर IW, ओके। अब जो हमारा V1 होता है, V1 ये यहाँ पे जो ये वोल्टेज होता है V1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1, V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1, मतलब ये किसकी वैल्यू है, V1 की। अब ये जो IM और IMU है, इनको हम ज्वाइन करके फेजर बनाएंगे, तो हमारा ये फेजर आ जाएगा I नॉट का, नो लोड करंट का कंपोनेंट, ओके। दिस इज नो लोड करंट जो IM IW से मिलके बना है। ये हमारा फ्लक्स है, ठीक है। ये जो फ्लक्स है हमारा वो किसके कारण बन रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण, सो वो उसके फेज में। जो हमारा EMF होता है वो होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, सो ये हमारा E1 क्या हो जाएगा, इधर नीचे हो जाएगा। अब ये कैसा रहेगा बच्चों, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये जो हमारा V वेक्टर है, V वेक्टर मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज माइनस ऑफ E1, सो V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1। ये इधर इसके जस्ट ऑपोजिट इसको रिवर्स कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू V1। इसी के फेज में होगा हमारा IW, V के फेज में, सप्लाई वोल्टेज के फेज में हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, कोर लॉस कंपोनेंट IW। IM और IW, IM बोलो या IMU बोलो, मैंने यहाँ पे IMU लिखा है तो मैं इसको IMU देती हूँ, ठीक है। IMU और IW दोनों को मिला के हमारा I नॉट कंपोनेंट बन रहा है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। फेजर अब ये V जो है
इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये भी वोल्टेज के रिवर्स में होगा। क्यों? इसी लेंज लॉ के कारण, ठीक है। क्योंकि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेंस क्या कहते हैं, लेंस ये कहते हैं कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा उसके कॉज को अपोज करेगा। तो इसका कॉज ये वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, राइट। सप्लाई वोल्टेज के कारण यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। सो वो क्या करेगा, वोल्टेज को अपोज करेगा, मींस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लेंजेस लॉ, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो वी के कारण हो रहा है, इसलिए बाय लेंजेस लॉ इट विल अपोज द कॉज, अपोज इट्स कॉज, इसलिए v इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। और e को सिर्फ रिवर्स कर दिया तो माइनस ही हो गया, दैट इज इक्वल्स टू v। और v के फेज में IW होगा जो कि कोर लॉस कंपोनेंट है। अब IW और I म्यू मिला के I नॉट हो जाएगा जो हमारा नो लोड करंट है। आई होप दिस इज क्लियर यहाँ तक। शेल वी रिवाइज वंस। ट्रांसफार्मर भी दो करंट ड्रॉ करेगा नो लोड पर, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस कंपोनेंट करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट क्यों कर रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए कोर में, ठीक है। कोर लॉस कंपोनेंट IW क्या करेगा, कोर लॉस को कंपनसेट करेगा। कोर लॉस कैसा है, रेजिस्टिव इन नेचर है, ठीक है। सो ये जो फेजर होगा वो वोल्टेज के फेजर में होगा, ठीक है, फेज में होगा वोल्ट सप्लाई वोल्टेज के। उसके बाद में हमने लेंजेस लॉ देखा, E इज इक्वल टू माइनस NdΦ/dt होता है। मतलब अगर फ्लक्स को रेफरेंस लिया तो इसके नेगेट में माइनस ही होगा, राइट। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ NdΦ/dt, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आ गया I म्यू जो है वो फ्लक्स के फेज में है, IW जो है वो वोल्टेज के फेज में, दोनों को मिला के I नॉट। आई होप दिस इज क्लियर।